चलिए गाइस, अब कुछ सिंपल पार्ट देख लेते फटाफट। ओके, देखो नाउ सेक्शन 200A, प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ टीडीएस। जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हम लोग फाइल करते, रिटर्न फाइल करते हैं, डिडक्टर जो टीडीएस काटता है हर महीने काटेगा, और फिर क्वार्टरली रिटर्न भरता है, स्टेटमेंट्स जिसे हमने बोले, उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मतलब डिपार्टमेंट चेक करता है। तो क्या क्या चेक करेगा, वहां पे दिया देखो, वेयर द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और एनी करेक्शन करेक्शन मतलब क्या बेटा, जो रेक्टिफिकेशन हमने किया, हैज बीन मेड बाय अ डिडक्टर अंडर सेक्शन 200, सच अ स्टेटमेंट शॉल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। प्रोसेस्ड होगा कैसे, देखो, द सम्स डिडक्टिबल अंडर द चैप्टर शॉल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो क्या उसमें देखा जाएगा कोई अरिथमेटिकल एरर है क्या, वो जो स्टेटमेंट आपने भरा, रिटर्न भरा, उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर है क्या, कैलकुलेशन एरर, या फिर कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है क्या। जैसे एग्जांपल वहां पे से नीचे दिया, देखो इनकरेक्ट क्लेम का मतलब है ना, देखो, शॉल मीन अ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इन द स्टेटमेंट of the item which is inconsistent with the another entry or same or some another item in the statement, या फिर in respect of deduction of tax at source where the rate is not in accordance with the provision, right? तो पहले पॉइंट का मतलब कोई 194C का डिडक्शन था, वो आपने 194D में तो नहीं डाल दिया, कोई और सेक्शन में, या फिर हमने आपको 194C का टीडीएस बोला था 1% और 2% एज द केस में भी, आपने कितना काटा, आपने क्या 10% काट लिया, या जहां 10% था वहां पे आपने 1% 2% काट लिया, दैट इज इनकरेक्ट क्लेम। तो वो भी हम लोग चेक करें। देन द इंटरेस्ट इफ एनी शॉल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम डिडक्टिबल। अभी आगे एक सेक्शन देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, राइट? तो इंटरेस्ट बराबर कैलकुलेट करके भरा या नहीं भरा। लेट फी भी भरना पड़ता है, अगर आपने लेट रिटर्न भरा तो 234E में लेट फी है, वो भी देखेंगे वो प्रॉपर भरी या नहीं। तो इंटरेस्ट प्रॉपर भरा, लेट फी प्रॉपर भरी, ये सब चेकिंग हम लोग 200A में करेंगे, प्रोसेस करेंगे उसको, राइट? और द सम पेबल बाय द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द डिडक्टर शॉल बी डिटरमिन्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट कंपेयर्ड इन B एंड C अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 201E। और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ रिफंड आता है तो रिफंड भी हम आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद। देन द इंटीमेशन शॉल बी प्रिपेयर्ड एंड जनरेटेड एंड सेंड टू द डिडक्टर स्पेसिफाइंग द सम पेएबल बाय और रिफंड ड्यू टू हिम अंडर क्लॉज डी। प्रोसेस होने के बाद अगर कोई रिफंड आ रहा है तो उसका इंटीमेशन देंगे हम आपको, या कोई सम पेएबल आ रहा है तो उसका भी इंटीमेशन देंगे, राइट? और फिर अकॉर्डिंगली आपको पे करना। The amount of refund due to the deductor on pursuance of determination of clause D shall be granted to the deductor. Same. Such a intimation shall be sent within 1 year from the date of financial year in which the quarterly statement is filed. तो आपका quarterly statement ये ईयर का है, अप्रैल टू मार्च। तो यहां से जिस समय आपने स्टेटमेंट फाइल किया, क्वार्टरली स्टेटमेंट हैज बीन फाइल्ड, मतलब मान के चलो अप्रैल, मई, जून, इसका आपने 31 जुलाई तक फाइल किया है, 31 जुलाई तक। तो यहां से 1 साल तक आपको इश्यू करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के 31 जुलाई तक, विद इन 1 ईयर इन विच क्वार्टरली स्टेटमेंट हैज बीन फाइल्ड। ड्यू डेट नहीं, जिस दिन हमने मान के चला कि हमने 31 तारीख को फाइल कर दी, तो वहां से 1 साल तक ये इंटीमेशन इश्यू करनी। ओके, सिंपल। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेल्यूर टू डिडक्ट द टैक्स और पे, मतलब क्या कि आपने या तो टैक्स, देखो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने मुझे पेमेंट करना है और आपको टैक्स डिडक्ट करना है, ओके? या सिंपल मैं ले लेता हूं कि मुझे आपको कोई पेमेंट करना है जिसके ऊपर टीडीएस पे करना है, तो टैक्स मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं 2 डिफॉल्ट कर सकता हूं, या तो मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा ही नहीं, मतलब मैं टैक्स डिडक्ट करना भूल गया, या फिर टैक्स डिडक्ट कर लिया लेकिन भरा नहीं। 2 डिफॉल्ट हो सकते हैं ना, या तो मैंने आपको पेमेंट कर दिया बिना टीडीएस डिडक्ट किए, या फिर टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन भरा नहीं। तो वो डिफॉल्ट में आपको क्या कहा जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट, ये एक पदवी दी जाएगा, है ना?
पदवी दी जाएगी, आप क्या हो, असेसी इन डिफॉल्ट, मतलब मैंने टीडीएस नहीं काटा या काट के भरा नहीं तो मुझे असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा, राइट। तो देख, वेर एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स, जिसे टैक्स काटना चाहिए था, बीइंग एन एम्प्लॉयर और हु इज अडॉप्टेड अंडर सेक्शन 192A डज नॉट डिडक्ट और पे, या तो डिडक्ट ही नहीं किया, काट के भरा नहीं, और डज नॉट पे द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड, देन सच अ पर्सन शॉल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स। तो उसे क्या बोला जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाए, राइट, पदवी दी जाएगी। सच अ ऑर्डर कैन बी पास्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन। तो मान के चलो आप ये साल के लिए, ये ईयर के लिए आपने टीडीएस नहीं काटा, ये साल में नहीं काटा, तो आने वाले 7 साल 7 years में कभी भी आपके ऊपर ये ऑर्डर पास हो सकता है, असेसी इन डिफॉल्ट। देखो, एक्सपायरी ऑफ टिल द एक्सपायरी ऑफ 7 years, ऑर्डर कैन बी पास टिल द एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम द, जिस साल, कौन से साल, एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज, जिस साल आपने पेमेंट किया वो साल को छोड़ दो और वहां से आगे के 7 साल कभी भी आपको ऑर्डर आ सकता है, राइट, समझ में आया। तो देख, मैंने आपको पेमेंट करना, राइट, वो पेमेंट पे मैंने आपका टैक्स डिडक्ट करना है और वो गवर्नमेंट को भर देना है, राइट। लेकिन अब देखो कि मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा तो मैं असेसी इन डिफॉल्ट हो गया, लेकिन आपके पास पैसा आ गया है ना, आपके पास पैसा आ गया, मैंने 1 लाख रुपए पेमेंट करना था आपको, मैंने एक्चुअली 10,000 रुपए काटना चाहिए था लेकिन नहीं काटा, पूरा 1 लाख आपको दे दी। लेकिन देखो 1 लाख पे आपने टीडीएस ईमानदारी से गवर्नमेंट को भर दिया, मैंने तो नहीं काटा, एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काट के भरने की, लेकिन मैं काटना भूल गया, लेकिन आपने पूरे 1 लाख पे टैक्स भरा। अब देखो सिंपल सी बात है भाई कि टैक्स चाहे मैं आपका काट के भरूं या आप खुद आपके इनकम पे भरो, एक ही बात हो गई ना, टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चाहिए, वो मिल गया। तो फिर अब आपने भरा तो क्या फिर भी मुझे असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा? तो वहां पे लिखा है कि ऐसा नहीं होगा। अगर सामने वाले पर्सन ने, मतलब रेसिपिएंट ने, वो पैसा लेके उस पर पूरा टैक्स भर दिया तो मुझे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बोला जाएगा। तो देखो क्या एक्सेप्शन, देखो, प्रोवाइडेड दैट सच अ पर्सन शॉल नॉट डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, मतलब मुझे नहीं बोला जाएगा, वेयर द पे इज अ रेसिडेंट पर्सन। पे मतलब आप लोग, आप कौन होना चाहिए, रेसिडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर रेसिडेंट पर्सन, और आपने रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, रिटर्न ऑफ इनकम आपका फाइल किया विद इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) एंड हैज टेकन इनटू अकाउंट सच अ सम फॉर कंप्यूटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, और जो मैंने पैसा आपको पे किया वो आपने कंप्यूटेशन में लिया और हैज पेड द टैक्स ड्यू ऑन सच ए इनकम, और उसके ऊपर टैक्स भी भर दिया। पहली बात तो आप रेसिडेंट हो, आपने वो इनकम कंसीडर किया, उससे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाया, कितना टैक्स आता वो देखा, वो टैक्स भर दिया और आपका रिटर्न भी भरा, और उसके लास्ट में क्या करना है, और फर्निशेस सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम सीए इन प्रिस्क्राइब, और सीए से एक सर्टिफिकेट लेना है कि पे ने, मतलब आप लोगों ने, यू आर द पे, आप लोगों ने उसके ऊपर पूरा टैक्स भर दिया है, तो फिर मैं असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाऊं। ओके, देन बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन असेसी। अब देखो बार मतलब क्या, मैंने आपका टीडीएस काट लिया, 2 मिनट के लिए मान के चलो, मैंने आपका टीडीएस काटा, आप पे हो, मैं पेयर हूं, मैंने आपका टीडीएस काटा, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को भरा ही नहीं, मैंने भरा ही नहीं, तो क्या गवर्नमेंट अब आपसे कलेक्ट कर सकती है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अरे मैंने काट लिया ना, तो फिर आपसे गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर सकती। तो देखो, where the tax deductible at source under the provision of this chapter, the assessee shall not called upon to pay the tax himself to the extent the tax has been deducted from that income. assessee मतलब कौन? आप, आपको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने वो टैक्स ऑलरेडी काट चुका, तो आपको कुछ नहीं बोल पाए, है ना, मुझे ही assessee in default बोलना। Then requirement
टू फर्निश अ परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। तो जैसे ये है डिडक्टर, राइट। ये डिडक्टर डिडक्टी का टीडीएस काटेगा, डिडक्टी का। तो मान के चलो मैं डिडक्टर हूं, मैं आपको 1,00,000 रुपए पेमेंट करने वाला और मुझे आपका टीडीएस काटना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टी की है कि वो डिडक्टी ये डिडक्टर को अपना पैन नंबर प्रोवाइड करे, पैन प्रोवाइड, और फिर डिडक्टर उसके पैन पे टीडीएस भर देगा गवर्नमेंट। ओके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिडक्टी टू प्रोवाइड पैन नंबर टू डिडक्टर। अगर ये नहीं प्रोवाइड करता है तो डिडक्टर को टैक्स काटना पड़ेगा एट रेट इन फोर्स और 20%, विच एवर इज हाई, राइट। जैसे देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरीज देखा 194B में, वहां 30% रेट है। तो मान के चलो कि आपने कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी में कोई प्राइज जीत लिए, आपने अगर पैन नहीं दिया तो 30% और 20%, विच एवर इज हाइयर, मतलब आपका टीडीएस कितने परसेंट से काटा जाएगा, 30%। तो सिर्फ 20% याद मत रखो, ऐसा भी होता है कभी। और जहां कम है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर 1% ही और 20%, तो कितना आएगा, 20%। पहला पॉइंट। फिर दूसरा, फॉर्म 15G शॉल नॉट बी वैलिड अनलेस द पैन गिवन इन सच अ डिक्लेयर। मतलब आप जब 15G भरते हो कि मेरा टीडीएस मत काटो, वो 15G के साथ आपको पैन नंबर जोड़ना है, डिडक्टी को पैन नंबर जोड़ना है। इन केस एनी डिक्लेरेशन बिकम्स इनवैलिड अंडर सबसेक्शन 2, मतलब यहां पे आपका इनकम था 5 लाख, लेकिन आपने बोला मेरा इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, ऐसा गलत डिक्लेरेशन दिया, इनवैलिड हो गया, देन डिडक्टर शॉल डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1। तो फिर जो डिडक्टर रहेगा उसको इसके हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। अब गलत डिक्लेरेशन अगर दे दी तो फिर ऐसे टैक्स करेगा। ओके, नो सर्टिफिकेट शॉल बी ग्रांटेड on the basis of form number 13 unless application contains the PAN of applicant। तो आपको जब फॉर्म नंबर 13 भी देते हो असेसिंग ऑफिसर को, उसके साथ भी आपको पैन की कॉपी देना पड़ेगा उसके साथ। सिंपल पॉइंट्स। द डिडक्टी शॉल फर्निश द पैन टू द डिडक्टर एंड बोथ शॉल इंडिकेट द सेम इन ऑल द करस्पॉन्डेंस बिल्स वाउचर। सेम चीजें, सेम पैन हर जगह होना चाहिए। Where the PAN provides the deductor is invalid, does not belong to the deductee, it shall be deemed that deductee has not furnished the PAN। मतलब डिडक्टी ने पैन नंबर गलत दिया तो ऐसा डीम्ड माना जाएगा कि डिडक्टी ने पैन नंबर दिया ही नहीं, और फिर वो 194C में चल जाए। ये पॉइंट को कट कर दो, ये नहीं। ओके, समझ में आया, सिंपल एक। देन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स। डिले इन डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब क्या है? लेट्स एग्जांपल कि ये आपका ईयर है अप्रैल से मार्च। अब इस ईयर में आपने मई महीने में कोई पेमेंट किया, लेट्स से 13th मई, उस दिन पेमेंट किया, राइट, पेमेंट। और मान के चलते पेमेंट बेसिस पे टैक्स काट, राइट, और ये टैक्स आप काटना भूल गए, यू फॉरगॉट टू डिडक्ट द टैक्स, पेमेंट पूरा कर दिया, और फिर आपने बाद में पेमेंट तो कर, या आप एक काम करो, यहाँ पे क्रेडिट लिखो, पेमेंट से जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्रेडिट कर। तो हमारा क्या रूल है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो बेसिस पे टीडीएस काटना है। तो अब आपने यहां पे क्रेडिट किया 13 में और आप टैक्स काटना भूल गए, क्रेडिट कर। नाउ इसका पेमेंट आपने किया, देखो यहां पे पेमेंट किया से 19th जून को या 19th जुलाई को पेमेंट की, पेमेंट, राइट। तो उस दिन अब आपके ध्यान में आया और आपने वहां टीडीएस डिडक्ट किया, है ना, यहां पे 19 जुलाई को यहां टीडीएस डिडक्ट।
ओके, तो अब देखो, अब आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा यहां से यहां तक 1% पर मंथ। लॉ क्या बोलता है? जिस दिन टीडीएस काटना चाहिए था, जिस दिन टीडीएस काटना चाहिए था, उस दिन से लेके तो जिस दिन टीडीएस एक्चुअल में काटा उस दिन तक इंटरेस्ट कितना है? 1%। तो अब देखो कितना, और पार्ट ऑफ मंथ भी है तो उसको भी 1% करना है, पार्ट ऑफ मंथ भी। जैसे देखो 13 में, तो 13 में से एक महीना 13 जून, 13 जून से 13 जुलाई, तो 2 महीना हो रहे, 13 जुलाई तक 2 months, एंड 13 जुलाई से 19 जुलाई मतलब 6 days। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 months हो गए। पार्ट ऑफ मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ। और अब एक महीने का 1%, तो 3 महीने का कितना हो गया? 3% इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा? 3%। तो आपने क्रेडिट तो कर दिया 13 मई को, बट टैक्स डिडक्ट किया 19 जुलाई को। तो यहां से जिस दिन क्रेडिट और पेमेंट विच और इज अर्लियर हमने देखा, तो टीडीएस तो यहीं पे काटना चाहिए था ना। टीडीएस डिडक्टिबल इसी दिन था, डिडक्टिबल तो इसी दिन था, बट आपने काटा नहीं। तो जिस दिन डिडक्टिबल था वहां से लेके जिस दिन डिडक्ट किया उस दिन तक, यहां पे डिडक्ट भी किया और पेमेंट किया ना, यहां पे मान के चलो डिडक्ट भी किया और सामने वाले को पेमेंट भी कर, टीडीएस काट, तो फिर यहां तक आपको इंटरेस्ट लगे। तो मान के चलो आपको पेमेंट करना था 1 लाख का, दिस इज पेमेंट अमाउंट, ये भी समझ लो पेमेंट अमाउंट, और इस पे 10% टीडीएस का रेट था एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना काटना चाहिए था आपने? 10,000। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा आप 3%, ये 1 लाख पे आएगा या टैक्स पे आएगा? ऑफकोर्स ये कितने पे आएगा बेटा? 10,000 पे। अरे टीडीएस पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट पे थोड़ी ना लगेगा, इंटरेस्ट तो टैक्स पे। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 3%, दैट इज कितना आएगा? 300 रुपीज पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। आया क्या समझ में आपको? जिस दिन काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन काटा, और अब ये यहां पे काटा आपने और पेमेंट भी कर दिया सामने वाले पार्टी को, राइट? पेमेंट 90,000 कर दिया। अब ये टीडीएस को आप भर दो, कब तक भर दो? जुलाई महीना हो गया, जो अगस्त के 7 तारीख, 7 अगस्त तक भर दो, राइट? अब देखो आपने फिर से डिफॉल्ट किया, अब काटा, अब कहां पे? देखो यहां पे 13 में था, 13 मई, ओके? यहां पे डिडक्टिबल था, यहां पे नहीं काटा, तो कहां तक? कहां तक? 19 जुलाई। 19 जुलाई को पार्टी को पेमेंट कर दिया आपने 90, और टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टीडीएस डिडक्ट। अब ये एक्चुअली आपने भरना चाहिए था नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक, मतलब 7 अगस्त तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना था, बट आप वो भी भूल गए आप, बड़े भुलक्कड़ आप, तो टैक्स भरना भी भूल गए। और अब देखो ये तो गंभीर गुना हो गया, किसी का पैसा काट लिया, देखो काट लिया इस दिन, और वो भरा ही नहीं, ये तो उससे भी गंभीर गुना हो गया, ना काटने से भी गंभीर गुना हो गया कि आपने पैसा काट के गवर्नमेंट को नहीं भरा। तो फिर अब मान के चलो आपने ये भरा यहां पे 31 अक्टूबर को भर दिया, उस दिन याद आया 31 अक्टूबर, और उस दिन भर दिया, तो अब इंटरेस्ट कहां से कहां और कितना लगे? तो देखो यहां तक का तो इंटरेस्ट ऑलरेडी हो गया 1% पर मंथ, 3 months का, राइट? मतलब 3% हमने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट लगेगा यहां से नहीं, 7 अगस्त से नहीं, यहां से लेके तो 31 अक्टूबर तक कितना इंटरेस्ट लगेगा? अब मालूम है आपको? 1.5% पर मंथ लगेगा, 1.5%। तो देखो 19 जुलाई से 19 अगस्त, 19 सितंबर, 19 अक्टूबर, मतलब ये 3 महीने हो गए, और पार्ट मतलब 3 months एंड 12 days, राइट? मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट टू 4 months। तो कितना परसेंट लगेगा? 4 months इंटू 1.5%, कितना आएगा? देखो 4 इंटू 1.5%, मतलब ये आएगा 6% से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अगेन। सो यहां का इंटरेस्ट तो आपने भरा ही 10,000 इंटू 3%, तो ये आ गया 300 का इंटरेस्ट,
प्लस ये भी 10,000 इंटू 6%, ये आएगा 600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? टोटल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आपको 900। समझ में आपको? तो 1% कहां से कहां तक बेटा? जिस दिन काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन काटा उस दिन तक आपको कितना लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ। और जिस दिन काटा उस दिन से लेके जिस दिन तक भरा वहां तक कितना लगेगा फिर? 1.5% पर मंथ। एक दो एग्जांपल और लेते, देखो सिंपल एग्जांपल है। मान के चलो ये पेमेंट किया 12 अप्रैल को, यहां पे क्रेडिट हो गया 12 अप्रैल को, और आपने इसी दिन इसका टीडीएस डिडक्ट किया, टीडीएस डिडक्टेड। वेरी गुड, अच्छा काम किया। अब ये कब तक भरना चाहिए था आपने? टीडीएस डिडक्टेड एंड पेमेंट पार्टी को कर दिया, पेमेंट मेड। अब ये टीडीएस डिडक्ट करने के बाद नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट करना था, तो 7 मई तक आपको डिपॉजिट करना। अगर 7 मई तक करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप डिपॉजिट कर दो। जैसे 1 लाख पे टीडीएस काटा था आपने 10,000, उतना पैसा डिपॉजिट कर। बट अगर आपने अब नहीं किया डिपॉजिट, मान के चलो आपने किया यहां पे कितना 15 नवंबर को, राइट? तो फिर यहां से इंटरेस्ट, 7th से नहीं, यहां से यहां तक कितना लगेगा बताओ? तो यहां आपने काट लिया ना, काट के नहीं भरा, मतलब कितना लगेगा? 1.5% पर मंथ। आपके समझ में आया? यहां काट तो लिया था, काटने में कोई गलती नहीं किया, बट भरा नहीं ना। तो कितने मंथ का? 12 अप्रैल से 12 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 12 नवंबर, मतलब 7 मंथ हो गए। 7 मंथ्स एंड 3 days, मतलब इट इज इक्वल टू 8 मंथ्स। 8 मंथ्स हो गए, राइट? तो 8 मंथ्स इंटू 1.5% कितना आएगा? देखो 8 इंटू 1.5 ये आएगा 12%। तो 12% से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये पर मंथ है ना, पर मंथ। 1 महीने का 1.5 तो 8 महीने का कितना, राइट? अनदर एग्जांपल, तो ये 12% अब 10,000 पे लग जाए। दूसरा एग्जांपल, टीडीएस काटना चाहिए था 27 सितंबर को, 27 सितंबर, ये था क्रेडिट का दिन, बट आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। टीडीएस डिडक्ट किया आपने लेट्स से 29 अक्टूबर को। ओके ग्रेट। तो यहां से यहां तक कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? देखो 27 सितंबर से 27 अक्टूबर, और वहां से एक दिन, मतलब यहां लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। 1 मंथ एंड 1 डे, मतलब ये 2 मंथ्स, 2% इंटरेस्ट लगेगा, बराबर? काटा ही नहीं था यहां पे। अब यहां पे काट लिया, तो काटने के बाद उसको भर देना था आपने। कब तक? 7 नवंबर तक भरते तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट आपने भरा उसको मान के चलो आखिरी दिन 31 मार्च को। तो अब देखो 29 अक्टूबर, यहां से इंटरेस्ट शुरू हो गया, यहां से यहां। अगर यहां भर देते 7 नवंबर को तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट नहीं भरा, तो फिर 29 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months एंड 2 days इक्विवेलेंट टू 6 months। इतना लगेगा 1.5% के हिसाब से, राइट? सिंपल। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, इफ एनी सच अ पर्सन डज नॉट डिडक्ट होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स, डिडक्ट ही नहीं किया, और आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे द टैक्स रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, he shall be liable to pay the simple interest। कितना? 1% for every month or part of month on the amount of such a tax। देखो अमाउंट कौन सा? टैक्स का, पेमेंट का नहीं। फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टिबल टू द डेट ऑन विच टैक्स वॉज सो डिडक्टेड। डिडक्टिबल से लेके डिडक्टेड तक, राइट? प्रोवाइडेड बाद में पढ़ते है ना, और ये 1.5% वाला भी पढ़ते, और 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच अ टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड। देखो डिडक्ट कर लिया,
तो कब तक? अब टू द डेट ऑन विच टैक्स वॉज एक्चुअली पेड। अब ये प्रोवाइडेड वाला क्लॉज क्या है, चलो वो भी देख लेते। देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन इज नॉट डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर सबसेक्शन 1, ये कौन सा क्लॉज है? जहां मैं तो टीडीएस काटना भूल गया था लेकिन आपने बराबर भर दिया। देखो, जैसे एग्जांपल, ये 13 मई को मैंने टीडीएस नॉट डिडक्टेड एंड पेमेंट मेड टू यू, पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेड, राइट। ये आपका ईयर है 31 मार्च, राइट। तो यहां तक मैंने टीडीएस काटा भी नहीं और भरा भी नहीं। देखो, दोनों भी नहीं, काटा भी नहीं भरा भी नहीं। लेकिन आपने, आपका जब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, रेसिडेंट असेसी, आप याद है वो 3 कंडीशन, यू आर रेसिडेंट असेसी, आपने टीडीएस भी काट लिया और आपने भर भी लिया, सॉरी आपने वो इनकम भी कंप्यूटेशन में ले लिया और उसके ऊपर टैक्स भी भर दिया। लेकिन देखो, टैक्स गवर्नमेंट को कहां मिलना चाहिए था बेटा? यहां पे मिलना चाहिए था ना। अब वो मिला कहां पे? यहां पे। तो इतने दिन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा मुझे, इतने दिन का। आपकी समझ में आए? अरे क्योंकि अगर मैं टीडीएस काटता था तो वो तो गवर्नमेंट के पास 13 मई को ही चले जाता था। वो बात सही कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया बट लेट मिला ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़े। ओके, तो वही वहां पे लिखा, देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन इज नॉट डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, द इंटरेस्ट शॉल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टिबल, मतलब 13 में, टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय रेसिडेंट पेई। पेई मतलब आप, जिस दिन आप रिटर्न भरोगे, मतलब आपने रिटर्न कहां पे भरा? यहां पे भरा, मान के चलो आखिरी दिन में भरा, या फिर यहां पे भी भर दिया आपने रिटर्न, जहां पे भी रिटर्न भरोगे उस दिन तक इंटरेस्ट लगे, क्योंकि इस दिन रिटर्न भरोगे उसी दिन टैक्स भी पे करोगे, तो वहां तक आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। ऐसा मजेदार है। चलो दिन नेक्स्ट देखो, ये अगर आप क्वार्टरली स्टेटमेंट टाइम पे नहीं भरते हो, है ना, जैसे आपको टाइम दिया है 31st डे आफ्टर एंडिंग द क्वार्टर, अगर ये आप टाइम पे नहीं भरोगे तो आपको लेट फी भरना पड़ेगा, एंड दैट लेट फी इज 200 रुपीज पर डे और टीडीएस विच एवर इज लेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा पहले पढ़ लेते अपन, फिर एग्जाम्पल बता दो। देखो, वेयर अ पर्सन फेल्स टू डिलीवर और कॉज टू डिलीवर a statement within a prescribed time under section 203 or 206C3, he shall be liable to pay a fee, जिसे हम लेट फी कहते हैं, 200 rupees for every day during which the failure continues। तो जब तक आप नहीं भरोगे तब तक 200 rupees पर डे लगेगा। The maximum fee कितनी है? देखो, amount of tax deductible or collectible and the fee shall be paid before delivering द स्टेटमेंट। रिटर्न भरने से पहले फी भरना पड़ेगा। अब मान के चलो एग्जांपल, आपकी अप्रैल, मई, जून, है ना, ये क्वार्टर का स्टेटमेंट भरना है आपको 31 जुलाई तक, राइट। अब मान के चलो कि आपका टीडीएस कलेक्ट किया था आपने उन महीने में 4000 रुपए, 4000 रुपीज का टीडीएस था, और आपने एक्चुअल में ये रिटर्न भरा, स्टेटमेंट फाइल्ड ऑन लेट्स से 31st या 30th ऑफ अगस्त, राइट, 30th ऑफ अगस्त। तो कितना लेट हो गया? देखो, यहां पे भरना था, आपने यहां भरा, मतलब 30 डेज लेट हुआ, है ना, 30 डेज। तो लेट फी कितनी आएंगी? देखो, लेट फी हाउ मच? 30 डेज इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 6000 आएगी। बट ये लेट फी 6000 कंसिडर नहीं की जाएगी, मैक्सिमम इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स। टैक्स कितना है आपका? 4000, तो कितने भरना पड़ेगा? 4000। सिंपल एज दैट। ओके, इतनी लेट फी भरना। देन 203A, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, राइट। तो जो टीडीएस काटता है उसके पास एक नंबर होता है, मैंने बताया था, टैन नंबर जिसे अपन बोलते, TAN, टैन नंबर। और फिर वो क्या करता है? वो टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट को भर देगा। लिख, ध्यान दो। चलो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। ये आशीष और ये आप लोग, ओके,
तो मैं आपका टीडीएस काटूंगा पेमेंट करते समय। 1,00,000 रुपए का पेमेंट किया मैंने आपको और 10,000 रुपए का टीडीएस काटा। अब ये 10,000 रुपए का टीडीएस काट के मैं आपके पैन पे भरूंगा। ये किसके पैन पे, PAN पैन, और किसका, आपका, आपके क्रेडिट में जाएंगे, राइट। बट जब अब मैं इसका रिटर्न भरूंगा, आशीष जब रिटर्न भरेगा अप्रैल में जून का, वो रिटर्न में मुझे मेरा टैन नंबर डालना पड़ेगा, है ना। मेरा टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, मेरा टैन नंबर वो रिटर्न में जाएगा, क्योंकि मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट एक साथ दे रहा हूं ना कि अप्रैल में मैंने कितने लोगों का टैक्स काटा, मई में कितने लोगों का काटा, जून में कितने लोगों का काटा और कितने लोगों का भरा। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं मेरे रिटर्न में दे रहा हूं, मेरे रिटर्न, दैट इज टैन। Every person deducting or collecting tax in accordance with the provision of this chapter, or who has not been allotted a tax deduction account number, or as the case may be, a tax collection account number, shall apply to AC, Assistant Commissioner, for the tax deduction and collection account number. जिसको TDS काटना है वो अप्लीकेशन करेगा असिस्टेंट कमिश्नर के पास कि हमें टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर दो। तो इसका एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर रहता है, आप गूगल में डाल सकते हो देखने के लिए, 49B, है ना, 49B। और पैन नंबर अगर आपको चाहिए, पैन, तो उसका रहता है बेटा एप्लीकेशन, पैन एप्लीकेशन 49A, राइट। देखो आप गूगल में जाए, वेयर अ नंबर हैज बीन अलॉटेड टू अ पर्सन ही शॉल कोट सच अ नंबर। एक बार अलॉट हो गया तो कहां कहां कोट करना है, देखो, इन चलान ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, जब वो पेमेंट करेगा उसमें, इन टीडीएस एंड टीसीएस सर्टिफिकेट्स जो इश्यू करते 16 एंड 16A उसमें भी रहेगा, देन ऑल क्वार्टरली स्टेटमेंट रिटर्न्स में, एंड इन ऑल टीडीएस एंड टीसीएस डिलीवर्ड टू एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई इंफॉर्मेशन देगी उसमें भी रहेगा, इन ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। The provision of this section shall not apply to such a person as may be notified by the central government in this way. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई किया है कि इनको टीडीएस टैन नंबर या टीडीएस टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको फिर कोई टैन नंबर नहीं लेना पड़ेगा। Then last part 206AA, रिक्वायरमेंट टू फर्निश द परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। तो ये जो पर्सन है, आप लोग, आपको मुझे क्या देना पड़ेगा बेटा, पैन। ये बहुत बार देखा आपने, और ये पैन पे ही तो फिर पैन नंबर देना पड़ेगा, और ये पैन पे ही तो मैं आपका टीडीएस जमा करता हूं, राइट। तो देखो, अगर पैन नहीं दिया तो हम लोग देखते हैं कितने रेट से कटेगा, एट द रेट स्पेसिफाइड इन रेलेवेंट प्रोविजन और रेट्स इन फोर्स और 20%, विच एवर इज हायर। ये ऑलरेडी देखते हैं 15G इज वैलिड, 15G इज नॉट वैलिड अनलेस पैन इज गिवन, पैन चाहिए हमको, तब तक ये वैलिड नहीं होगा। देन इन एनी केस द डिक्लेरेशन बिकम्स इनवैलिड अंडर सबसेक्शन 2, डिडक्टर शॉल डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स अंडर, ये देख चुके अपन शायद, है ना, वी हैड सीन इट। अच्छा चलो देखो, तो in case the declaration become invalid, deductor shall deduct the tax at source in accordance with subsection 1. तो अगर ये पैन नहीं दे पाया या 15G के साथ पैन नहीं दे पाया, तो फिर आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लाइक। नो सर्टिफिकेट शॉल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म नंबर 13। आप 13 में एप्लीकेशन करते हो को, तो वो एप्लीकेशन के साथ आपको पैन की कॉपी जोड़ना पड़ेगा। The deductee shall furnish the PAN to the deductor and both shall indicate the same in all correspondence, bills, voucher, document। ये सब डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन इंडिकेट होना चाहिए। डिडक्टी ने डिडक्टर को देना चाहिए पैन, एंड बोथ शॉल इंडिकेट इन सेम पैन, दोनों ने, मतलब डिडक्टर ने और डिडक्टी ने, सभी करस्पॉन्डेंस में, बिल, वाउचर, सब में वो पैन नंबर, सेम पैन नंबर करस्पॉन्डेंस के लिए होना चाहिए। Where the PAN provided to the deductor is invalid, अगर पैन इनवैलिड प्रोवाइड किया आपने और does not belonging to deductee, it shall be deemed that deductee has not furnished the PAN। अगर आपने गलत पैन दिया, राइट, या डिडक्टी ने आप जानबूझ के गलत पैन दिया या वैसे भी दिया गलत पैन, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी पैन ही नहीं दिया, मतलब डिडक्टी ने पैन दिया ही नहीं,
एंड डिडक्टर एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। और अगेन ये हाइयर रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म। ये ऑलरेडी देख चुके, मैंने कट कर दूं। जनरली इनके पास पैन नहीं होता, इसलिए इनको अप्लीकेबल नहीं है ना। नॉन रेसिडेंट एसएसी एंड फॉरेन कंपनी इनको अप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि इनके पास पैन नहीं होता कि इंडिया का पैन कैसे रहेगा उनके पास। और एनी अदर पेमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये सब जगह पैन कोट करना पड़ेगा, राइट। अब वेरी सिंपल चैप्टर देखो, इसमें बेसिकली आपको रेट्स याद रखने, ये पूरे चैप्टर में, राइट। जैसे हमने बहुत सारे सेक्शन देखे, 192 आप रिवाइज करते समय कैसे करेंगे देखो। पहले पूरा एक बार लेक्चर देख लिया, वहां पे लिख लिया, फिर जब आप रिवाइज करोगे तो 192 सैलरी, सैलरी में टीडीएस कब काटना है, बेसिक एग्जिबिशन लिमिट के ऊपर गया तो एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से ऊपर गई। फिर उसमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कंसीडर कर सकते हो, बट अदर हेड के लॉसेस कंसीडर नहीं कर सकते हो। इनकम सभी कंसीडर कर सकते हो। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो एक एम्प्लॉयर चुन के उसको पूरी इनकम बताना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़े। तो जैसे ही आपके सामने 192 आंख बंद करके अपनी आंख के सामने मान के चलो, जो ब्लैक आ रहा है उसको ब्लैक बोर्ड मानो और आपके हाथ में चौक, और उसको सोचते जाओ। जब तक आप सोचोगे नहीं, खुद नहीं सोचोगे, तब तक मजा नहीं आया। फिर 193 देखा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। फिर 194 डिविडेंड देखा, 10% से टैक्स 222E में। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लाइक वो आरडी है ना, रिकरिंग डिपॉजिट का, फिक्स डिपॉजिट का, उसका इंटरेस्ट अगर 10,000 से ऊपर गया तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा 10% से। तो ये सब चीजें रेट आपको याद रखना है, और कितने रुपए के अंदर, मतलब नो टीडीएस वाला कॉलम वाला, इसके ऊपर गया तो टीडीएस काटना है। ये सब चीजें याद रखनी पड़े। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ना, लोग तो रटवा देते। इसके अलावा मैंने आपके लिए काम किया, ये इस चैप्टर के आखिरी में आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया है ना, वो चार्ट में सभी के रेट्स दिए हुए। बट मेरे हिसाब से मैंने आपको इतना डिटेल में अगर बताया है तो आप लोगों ने वो पूरा चीज पढ़ना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। अच्छा, एक 2-3 सेक्शन थे बेटा, वो यहां पे दिए, वो भी देख लेते 1-2 मिनट में। देखो आखिरी में देखो 194 LA, वो सेक्शन वहां पे नहीं थे इसलिए बता रहा हूं। LA देखो, लास्ट में देखो, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर, ये तो हो गया LA। हाँ, LB नहीं हुआ। देखो यहां से 1-2 सेक्शन है, यहां से ये 2-3 देख लो, बहुत सिंपल। देखो ये तो आपको 1 मिनट, ये हाँ चलो देखो, LB पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू द नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, है ना। तो देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू द नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, क्या करते बेटा, ये नॉन रेसिडेंट है और फॉरेन कंपनी, ये लोग हमारे यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते, राइट। डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसे पे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड उनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट उनकी इनकम हो गई, है ना, इनकम हुई ना। तो ये इनकम पे हमें 5% टीडीएस काटना है नॉन रेसिडेंट का, है ना। जनरली देखो आगे भी देखेंगे आपको, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी जो है उनकी इनकम पे हमें 5% टीडीएस काटना है। देखो 5% टीडीएस। और इनके केस में देखो, नो वैलिड पैन, मतलब पैन नहीं रहा तो भी चलेगा, सॉरी नीचे 5% है ना। इफ नो वैलिड पैन, पैन की कोई जरूरत नहीं है नॉर्मली। और नो वैलिड पैन ऐसा क्यों लिखा, देखो यहां पे वैलिड पैन क्यों लिखा वो भी बता दूं मैं आपको। 5% अगर आपको रेट चाहिए तो आपको उनका वहां पे, मतलब जैसे यूएस में कोई अकाउंट नंबर होगा, जैसे उनके, जैसे अपने यहां परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो उनके यहां कोई और डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट, कुछ तो भी आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। कुछ तो भी आइडेंटिटी प्रूफ, अगर वो प्रूव कर दिया तो फिर 5%, और अगर आपने दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तो फिर 20%। आ जान, तो सिर्फ पैन होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, पैन की जगह और भी कोई डॉक्यूमेंट चल सकता है। फिर एलबीए देखो, सर्टन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट
अगर बिजनेस, जैसा मैंने बताया था आपको, याद है बिजनेस ट्रस्ट, चलो और एक बार बता देता हूं, ये रियल इस्टेट बिजनेस ट्रस्ट रहता है ना, बिजनेस ट्रस्ट, रियल इस्टेट बिजनेस। तो यहां पे इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, अपने जैसे इन्वेस्टर 1 लाख 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे, और फिर ये एसेट परचेस करता है कोई। वहां पे हमने रेंट देखा था बेटा, ये एसेट रेंट पे देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 194 आई में रेंट पे देते ऐसा देखा। अब यहां पे क्या किया इन्होंने, ये एसेट खरीदा, ये एसेट खरीदा रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट ने, और ये एसेट को अब सेल किया, राइट, सेल किया। अब ये सेल पे इनको कुछ इनकम आई, सेल करने से रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट को इनकम आई। तो देखो अब क्या बोलते, सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब ये जो इनकम इनको मिली सेल करने पे, ये इनकम रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, ओके, ये इनकम इनके हाथ में एग्जेम्प्ट। लेकिन अब जो ये रियल एस्टेट बिजनेस ट्रस्ट ये इन्वेस्टर को अपना शेयर देगा, शेयर है ना, शेयर देगा, तो ये शेयर पे 10% टीडीएस काटना है, राइट। अब देखो, सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो ये बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट बेचे उससे बिजनेस ट्रस्ट को इनकम हुई। अब ये बिजनेस ट्रस्ट इनको जो पैसा दे रहा है उस पे 10% टीडीएस, राइट। देन सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट टू अ नॉन रेसिडेंट। अब अगर ये इन्वेस्टर नॉन रेसिडेंट है तो उनको कितना परसेंट है, 5%। ध्यान रखो, जनरली नॉन रेसिडेंट को 5%। अब ये आपको नहीं, इसको छोड़ दो आप, ये 3 आपको नहीं आपके सिलेबस में, ओके। सो ये 2-3 रह गए थे, इसलिए मैंने आपको बता दी। एलबी, एलबीए एंड 194 एलबीए इट इज फॉर नॉन रेसिडेंट, और ये रेसिडेंट पर्सन, ओके। सो गाइस, दिस इज अबाउट ऑल अबाउट आपका टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर। वेरी सिंपल, कुछ कठिन नहीं। अब बस इसको मैंने जैसा बोला, एक बार रेट्स और कितना लिमिट है उसका वो ध्यान से पढ़ो। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इतने डिटेल में आपको कोई समझाएगा ही नहीं, राइट। तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा।